Good morning, dear students. Students, today I'll teach you the remaining part of the chapter verb and kriya. That is the 15th chapter of your grammar. Okay? तो remaining part is क्रिया के भेद. अभी तक हमने आपको क्रिया क्या होती है ये बताया था और धातु रूप बताए थे. आज हम आपको बताएंगे क्रिया के भेद. ठीक है? तो क्रिया के भेद पहले हम आपको बताएंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद. तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. ठीक है? अब इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं. नंबर 1, राम विद्यालय जाता है. बच्चे गेंद से खेलते हैं. दूसरा है मैंने राम को एक पुस्तक दी. ओके, ठीक है. तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं. एक अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया. तो ये आई थिंक ये दीज टू आर रॉन्ग, क्योंकि हम पहले आपको पढ़ाएंगे अकर्मक क्रिया. ठीक है? सबसे पहले हम आपको अकर्मक क्रिया पढ़ाएंगे. अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है. अकर्मक, कर्म रहित. जिसमें नहीं है कर्म, जिसमें कर्म नहीं है, कर्म रहित, उसे बोलते हैं अकर्मक. तो जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती वो क्रिया कैसी होती है? अकर्मक होती हैं. जैसे राम विद्यालय जाता है. दूसरा है बच्चे मैदान में खेलते हैं. मैंने पढ़ लिया. ओके, ये इस तरह के है ना. रीता आगरा जा रही है. ये देखिए, पहला है राम विद्यालय जाता है. ओके, तो इसमें क्या है कि जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों किस पर पड़ते हैं? कर्ता पर पड़ते हैं. तो यहां पर जाता है ये क्रिया है, इसका फल किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, क्योंकि राम के अकॉर्डिंग यहां पर क्रिया लग रही है ना. विद्यालय के अकॉर्डिंग नहीं लग रही है, क्योंकि जाता है क्रिया का पूरा फल किस पर पड़ रहा है? राम पर, क्योंकि जाने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर राम कर रहा है. तो राम विद्यालय जाता है ना. तो यहाँ जहाँ क्रिया का फल पूरा जब कर्ता पर पड़ता है तो वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं. और सबसे आपको मैं एक क्रिया पहचानने का एक ट्रिक बताती हूँ कि आप अकर्मक और सकर्मक क्रिया पहुंचाने की एक ट्रिक बताती हूँ कि आप क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको, आप इसमें क्या लगाएंगे? क्या और किसे और किसको. अगर ये 3 क्वेश्चन वर्ड लगाकर क्वेश्चन पुट करते हैं और आपको आंसर नहीं मिलता है तो वो क्रिया कैसी होती है? वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं. और यदि ये क्या, किसे, किसको क्वेश्चन लगाकर क्वेश्चन पुट करते हो तो आंसर आता है तो वो क्रियाएं कैसी होती है? वो क्रियाएं सकर्मक होती है. सीधा है. राम विद्यालय जाता है. अब हम इसमें क्या लगा? राम क्या जाता है, किसे जाता है, किसको जाता है, ये तो नहीं कर सकते ना. हम इसमें हो सकता राम कहाँ जाता है, लेकिन कहाँ तो है ही नहीं. तो ये अकर्मक क्रिया. दूसरा, बच्चे मैदान में खेलते हैं. यहाँ भी वही है, बच्चे कहाँ खेलते हैं? मैदान में खेलते हैं. अब मैंने पढ़ लिया. मैंने पढ़ लिया ये है. अब मैंने
क्या पढ़ लिया ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। मैंने पढ़ लिया, अभी किसने पढ़ लिया, इसमें क्वेश्चन ये लग सकता है किसने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, तो किसने तो हमें लगाना नहीं, हमें क्या किसे किसने लगाना है ना। अब क्रिया के आगे क्या किसे, क्या पढ़ लिया, किसे पढ़ लिया, किसको पढ़ लिया, ये तो हो ही नहीं सकता, इसका तो आंसर आ ही नहीं रहा है इसमें। क्या पढ़ लिया पता नहीं, क्या इसमें है ही नहीं। किसे पढ़ लिया पता ही नहीं, किसको पढ़ लिया कुछ है ही नहीं। रीता आगरा जा रही है, अब जा रही है के आगे लगा दो, क्या जा रही है पता नहीं, किसे जा रही है, किसको जा रही है, इसका कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो ये सारी क्रियाएं कैसी हैं, ये सब अकर्मक क्रियाएं, इनमें कोई भी कर्म नहीं है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये अकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी। अब दूसरा हम आपको बताते हैं सकर्मक क्रिया। पहले तो है ना, आपको सकर्मक क्रिया बताएंगे, लेकिन सकर्मक क्रिया के हम भेद बता देते हैं। सकर्मक क्रिया पहले आपको बताते हैं, सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया वो होती हैं जिसमें सकर्म, कर्म के साथ, स से अर्थ चला सकर्मक, यानी कर्म के साथ, जिसमें कर्म होता है ना, में कर्म होता है, तो वो क्रिया कैसी होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है कर्म के साथ। अर्थात जिस क्रिया व्यापार में कर्म की आवश्यकता होती है, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पहला हमने लिखा बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। ठीक है, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। हमने बताया था ना, क्या किसे किसको लगाते हैं तो उसमें आ जाता है किससे खेल रहे हैं, वो क्या किसे किसको आता है, किससे इसमें आ जाता है। तो बच्चे किससे खेल रहे हैं, ये बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, ये आ जाता है। दूसरा है माताजी खाना बनाती हैं। अब क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए एक कर्मक और द्विकर्मक, यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें एक कर्म होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, तो एक कर्म और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, इनमें तो समय एक ही कर्म है, खाना बनाती हैं, गेंद से खेलते हैं। दूसरा है इसमें मैंने राम को पत्र लिखा, दो हो गया। अब क्या लिखा, पत्र लिखा। हमने लिखा के आगे क्या लगाया, क्या लिखा, पत्र लिखा। किसको लिखा, राम को लिखा। तो इसमें कौन कौन से, इसमें तो खाना था, इसमें पत्र और राम को, दो कर्म है इसने। क्या लिखा, पत्र लिखा, किसको लिखा, राम को लिखा। तो इसमें दो कर्म है, तो ये कौन सी क्रिया है, द्विकर्मक। इसमें दो कर्म होते हैं तो द्विकर्मक हो गई। और ये कौन सी है, एक कर्मक, क्योंकि इसमें एक कर्म है। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आप जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, है ना, तो उसे भी आप बनाते हो, तब भी आप यूज करते हैं। तो आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता होगा जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरह से इसमें द्विकर्मक ये क्रिया है और एक कर्मक क्रिया है। तो ये तो थी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब आगे हम आपको बताते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद कर्म के आधार पर भी होते हैं और संरचना, उसकी क्रिया की रचना कैसे हुई है ना, कैसी क्रिया बनी है, उसके आधार पर भी क्रिया के भेद होते हैं। तो अब हम आपको संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं सामान्य। सामान्य तो सामान्य होता है, क्रिया के भेद होते हैं। एक सामान्य क्रिया होती है, उसे हम कोई भी वाक्य होते हैं जिसमें एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है। क्रियापद में जैसे पढ़कर सो गया, पहले भी आप जब शुरू किया था तो हम बताया था पढ़कर सो गया, है ना। पकड़कर दूध पिलाया है, तो पकड़कर, और एक पढ़कर और सो गया, दो उसमें क्रियाएं थी, सो और गया। सो में भी सोना और जाना, उसमें भी दो क्रियाएं। जैसे हमने अभी आपको शुरू बताया था पढ़कर सो गया, तो एक तो पढ़कर, पढ़ना वो भी क्रिया है, और करना वो भी क्रिया है। और सो गया
तो सोना ये भी क्रिया है, और गया, जाना का गया, जाना से बनता है ना गया, तो वो भी क्रिया है इस तरह से। तो ये कई सारी क्रियाएं होती हैं। लेकिन सामान्य क्रिया में क्या होता है, सामान्य क्रिया में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक पुस्तक खरीदी। ठीक है, मैंने क्या खरीदी, मैंने पुस्तक खरीदी। इसमें सिंपल क्या सामान्य क्रिया है इसमें खरीदी। ये अकर्मक सकर्मक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें केवल इसमें ना क्रिया के आधार, यहाँ तो अकर्मक सकर्मक क्रिया थी, यहाँ पर रचना के आधार पर क्रिया की हम बात बता रहे हैं। मैंने कपड़े धोए। ठीक है, बच्चों ने पतंग उड़ाई। शायद ये दिखाई नहीं दे रहा आपको। ठीक है, तो ये सामान्य क्रिया है सीधी। भी हमने आपको बताया कि क्रियापद, एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाता है, सामान्य क्रिया होती है। ठीक है, दूसरा है प्रेरणात्मक क्रिया। जी, प्रेरणात्मक क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणात्मक क्रिया, इसके भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया और द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया। प्रथम, अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे और उससे आपको बताते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम है, माँ ने नौकर से काम करवाया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें माँ ने नौकर से काम करवाया, यानी माँ ने काम नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नौकर को प्रेरणा दी कि वो काम करे। मैंने बच्ची से छोटे बच्चे को दूध पिलवाया। यानी मैंने एक बच्ची को प्रेरणा दी, जो थोड़ी बड़ी बच्ची है, उस बच्ची को प्रेरणा दी कि वो छोटे बच्चे को दूध पिलाए। तो मैंने बच्ची से छोटे बच्चे को दूध पिलवाया। यहाँ पर ये है कि मैंने प्रेरणा दी बच्ची को कि वो छोटे बच्चे को दूध पिलाए। ठीक है, ये तो होती है प्रथम प्रेरणात्मक। एक इसमें होती है, इन दोनों को हम बोलेंगे। अब एक और थर्ड वन हम आपको बताते हैं, ये द्वितीय प्रेरणात्मक होती है। इसमें क्या होता है, पिताजी ने नौकर से कहकर माली से बगीचे में पानी लगवाया। ठीक है, अब इसमें द्वितीय प्रेरणात्मक हुई कि पिताजी ने नौकर से कहा कि तुम माली से कहो कि वो क्या करे, बगीचे में पानी लगाए। यहां पर पहले वाक्य में क्या था, माँ ने नौकर से काम करवाया, यानी नौकर से काम करवाया था, और मैंने बच्ची से कहकर छोटे बच्चे को दूध पिलवाया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पिताजी ने, न तो पिताजी ने काम किया, न इसमें नौकर ने काम किया। पिताजी ने नौकर से कहा, नौकर से कहकर माली से बगीचे में पानी लगवाया, यानी पिताजी ने नौकर को प्रेरणा दी कि वो माली से कहे, और नौकर ने क्या किया, नौकर ने माली से कहा कि वो बगीचे में पानी लगाए। तो यहाँ पर न तो पिताजी ने काम किया और न नौकर ने काम किया, पानी लगाने का काम किसने किया, माली ने किया। तो यहाँ पर
प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक। पहले दो वाक्य हैं, इन दोनों में ये प्रथम प्रेरणात्मक हैं और ये दूसरे हैं, ये द्वितीय प्रेरणार्थक हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया हमने बताया जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है, दूसरे को प्रेरित करता है काम करने के लिए, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इसमें प्रथम और द्वितीय में वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रथम प्रेरणात्मक और ये द्वितीय प्रेरणात्मक। तो ये रचना के आधार पर क्रिया के भेद थे, तो हमने इसमें आपको बता दिया। रचना के आधार पर पहली थी हमारी सामान्य क्रिया और दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक के भी हमने दो भेद अभी बता दी। अब तीसरी है आपको संयुक्त क्रिया, है ना। अब संयुक्त से ही पता चल रहा है, संयुक्त यानी कोई चीज मिश्रण है। संयुक्त माने मिला के एक जगह करके इस तरह से कुछ मिला हुआ है, तो इसे हम इसलिए संयुक्त क्रिया इसको बोल सकते हैं। तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। अभी हम धातुओं का मेल आपको बताया था ना कि पढ़ कर सो गया, तो पढ़ वो भी धातु एक है, कर वो भी धातु है, सो भी धातु है और गया वो भी धातु है? जाना से बनता है। तो ये इस तरह से कई धातुओं के मेल से बनती हैं, तो वो क्या होती है, वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे नंबर 1 यहां लिख लेते हैं, वह जल्दी सो गया, वह जल्दी सो गया। ठीक है, एक सो से सोना और जा से जाना और जाने से बना गया। ठीक है, तो इसमें दो पद हैं। तुम मेरा काम कर देना, तुम मेरा काम कर देना। ठीक है, तो कर से करना, करता है, और दे से देना, देता है, दे रहा है, दे दिया। बहुत सारे ये दो धातु इसमें बन जाती हैं। ठीक है, आगे बनाते हैं। वह जल्दी आ जाता है। ठीक है, आना और जाता है, जाना, ये दो धातु हैं। ठीक है, दो धातु से बताया था। एक और बता देते हैं, मोहन, चलो यहां कुछ लिख देते हैं, टहलने चला गया, चला गया। तो चल से चला, चलता है, चल रहा है, और जा से गया, ये है ना, जाने से गया, जाता है, ये सारी क्रियाएं ये दो धातुओं से जहां बनती हैं बोला जाता है। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है? जो क्रियाएं संयुक्त से अपने आप में ही ये अपना अर्थ प्रकट कर रहा है। संयुक्त माने दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनते हैं। अभी मैंने ये दो के दिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त क्रिया समझ में आ गई। दूसरा पूर्व कालिक। अब पूर्व कालिक से पूर्व से समझ में आ रहा, पूर्व माने पहला, कालिक माने समय, पहला समय और क्रिया है। इसमें क्या होता है, एक ही साथ दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। जो एक मेन काम होता है, एक मेन काम से पहले भी एक काम होता है। जैसे वो पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया, तो यानी उसने क्या है, वो सो गया वो, लेकिन सोने से पहले उसने एक काम और किया। क्या किया था? वह पढ़कर सो गया। ठीक है, वह गीता पढ़कर सो गया, गीता पढ़कर सो गया, यानी पहले उसने क्या किया, पहले उसने गीता पढ़ी और फिर वो सो गया। तो उसने दो काम किया, पढ़कर, तो पहले पढ़ने का काम किया, फिर वो सो गया, सोने का काम किया। इसमें और एक दो एग्जांपल और देते हैं आपको। राम दवा खाकर घर से चला गया, यानी उसने, राम ने क्या किया, वो घर से गया, लेकिन कब गया? दवा खाकर। पहले उसने अपनी मेडिसिन ली, उसके बाद वो घर से चला गया। ठीक है, तो एक काम पहले किया उसने। पूर्व कालिक क्रिया का मतलब ये है पूर्व, जो क्रिया मूल क्रिया से पूर्व होने वाली क्रिया को पूर्व कालिक क्रिया कहते हैं। तो पहले कौन सी हो रही है? ये पढ़कर सोना, ये मूल क्रिया है, ये मूल है,
मेन है ये, और इससे पहले इसने ये किया था, इसमें क्या किया था, खाकर दवा खाई पहले तब चला गया। एक और एग्जांपल चलो दे देते हैं। माँ ने दूध गर्म करके बच्चे को पिलाया। ठीक है, तो माँ ने क्या किया, दूध गर्म करके, पहले दूध गर्म किया ये, और फिर पूर्वकालिक क्रिया, फिर बच्चे को पिलाया। तो ये मेन क्रिया है, और ये पूर्वकालिक क्रिया है। पिताजी ने सेब काट कर बच्चे को दिया। ठीक है, तो पिताजी ने क्या किया, बच्चे को सेब दिया, मूल ये है ना, मेन ये। लेकिन क्या किया उससे पहले, उन्होंने पहले सेब को काटा, काटने का काम किया, काट कर बच्चे को दिया। तो इसमें पहले क्रिया कौन सी हुई, इस सेब को काटा गया, है ना। तो ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कृदंत क्रिया है। कृदंत तो वे क्रिया हैं जो क्रिया शब्द के, जो वो कृदंत यानी क्या है, वो वह क्रियाएं जो क्रिया शब्द के अंत में लगकर, अभी तक तो हमने यही बताया था ना कि मूल में प्रत्यय लग जाते हैं, संज्ञा में, विशेषण में, क्रिया विशेषण में, सब नाम में प्रत्यय लगते हैं और क्रियाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ कृदंत क्रिया क्या होती है, ये क्रिया शब्द के अंत में प्रत्यय लगकर बनाई जाती हैं। यानी क्रिया शब्द के अंत में, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगता है, फिर दूसरी क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे भेद दे दिए हैं यहाँ पर। एक तो वर्तमान काले कृदंत क्रिया है, ठीक है, और दूसरी ये है भूतकाले कृदंत क्रिया है, और एक पूर्वकाले कृदंत क्रिया है। ठीक है। लिख, लिख ये धातु है ना, अब हमने इसमें लगा दिया ता, इससे बन गया लिखता। पढ़ता, रट, रटता। ठीक है, वर्तमान कालिक है, वर्तमान में यही तो आता है, पढ़ता है, रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, रटता है। और भूतकालिक है ना, ये भूतकाल से संबंधित है। खा, जैसे हमें लगा खा, खा से क्या बना, खाया, खाना खाया। ठीक है, और रट से ही बन जाएगा, रट से बना रटा, सो से बना क्या बना, सोया। ये हमारे नाम से पता चल रहा है, भूतकालिक क्रिया है। गिर से भी बनता है गिरा, गिर से क्या बना, अप्रत्यय लग गया, तो ये बन गया गिरा। ठीक है, चढ़ से चढ़ा। ठीक है, ये कालिक है। आगे ये है पूर्वकालिक कृदंत क्रियाएं हैं। जैसे वो बता पूर्वकालिक, अभी हमने आपको यहाँ पूर्वकालिक बताई थी ना, जैसे ये है पढ़, पढ़, ओ सॉरी, पढ़, पढ़ से बना पढ़कर। रट से बना रट कर। ठीक है, आगे बन जाता है सो, सो से बनाया क्या बनाया, सोकर। खा से बनाया खाकर। ठीक है, बहुत सारे हैं ये पूर्वकालिक क्रिया जो भी हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आशा है कि आप, हमने इस क्रिया के आपको 2 वीडियो बनाकर दे रहे हैं। पहला वीडियो बनाया है, वो भी आपने ध्यान से सुना होगा, और आप इस वीडियो को भी ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे ही, और मैं अपनी किताब भी रख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये समझना आसान हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइजेज भी समझाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।